तो दोस्तों आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने उसी कड़ी में चलने वाले हैं जिस तरह हम बिहार के अपवाह तंत्र देखे थे और वहाँ तक हम किस नदी तक देखे थे तो गंडक नदी हम देखने वाले थे। बिहार के हम गंगा नदी को देख चुके थे कि बिहार में गंगा नदी कैसे बिहार को उत्तरी और दक्षिणी बिहार में अलग करता है तथा बिहार के कैसे सबसे प्रमुख नदी गंगा है। पूरा बिहार गंगा पे ही कैसे भरोसेमंद है। दोस्तों आज के क्लास में हम बात शुरू करने वाले हैं पहला किस नदी से तो गंडक नदी से। तो किस नदी से गंडक नदी से। तो यह गंडक नदी है दोस्तों। कौन नदी है तो गंडक नदी। तो जो गंडक नदी है यह कहते हैं दोस्तों कि एक नेपाल में एक श्रेणी है। उस श्रेणी का नाम है अन्नपूर्णा। मतलब अब आप समझिए कि अगर किसी का अन्न मतलब भोजन होता है, अगर किसी का अन्न पूरा हो गया तो मतलब बहने लगेगा। तो मतलब अगर कोई ज़्यादा खा लिया तो दोस्तों उल्टी करना तय है। तो इसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि गंडक नदी जो है वह नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से, किस श्रेणी से तो अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। और कहते हैं दोस्तों कि यह बिहार के इस यहाँ पर जो स्थित है, यहाँ पर कौन जिला स्थित है तो पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण तो यह जिला का नाम हो गया। उसी प्रकार हम बात करें तो यह मेन स्थान का नाम है जिसका नाम है भैंसालोटन। क्या तो भैंसालोटन। तो दोस्तों आप ये याद कर सकते हैं गंडक नदी कहाँ से तो अन्नपूरा हो गया। तो अन्नपूर्णा मतलब निकल दिया और भैंसालोटन भैंस के पास आके गिर गया। तो भैंसालोटन में या पश्चिमी चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है। कौन नदी तो गंडक नदी कहाँ प्रवेश करती है बिहार के पश्चिमी चंपारण। अब दोस्तों बिहार के बारे में हम बात करने वाले हैं कि बिहार में जब यह प्रवेश करती है तो पश्चिमी चंपारण से डायरेक्ट गंगा नदी में तो नहीं मिल जाती है। तो आखिर यह कहाँ यह प्रवाहित होती है और कहाँ जाके बिहार में मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले अभी हम देखें कि पश्चिमी चंपारण में यह प्रवेश किया। कहाँ पश्चिमी चंपारण में प्रवेश किया, पश्चिमी चंपारण के भैंसालोटन से। और इसके नीचे अगर हम बात करें तो है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ कौन जिला है तो गोपालगंज। गोपालगंज के बाद सिवान। तो जो गंडक नदी है पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद सिवान, उसके बाद जो है वह सारण में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो सारण का कोई पार्टिकुलर जगह होगा दोस्तों। अब हम कह दिए कि गंगा नदी से कोई नदी पटना में मिल रहा है तो पटना में एक स्थान तो नहीं। तो उसी प्रकार अगर हम बात करें कि सारण में कहाँ मिलती है तो सारण की एक जगह है जिसका नाम है हाजीपुर। क्या तो सारण का एक जगह है जिसका नाम है हाजीपुर। तो यह हाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। अगर हम बात करें किसके तो अगर हम बात करें कि आखिर यह गंगा नदी में कहाँ प्रवेश करती है तो पश्चिमी चंपारण के भैंसालोटन में। और कहाँ अन्नपूर्णा श्रेणी। कहाँ है अन्नपूर्णा तो नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलकर गंगा नदी है जो बिहार के वैशाली में, कहाँ बिहार के वैशाली के हाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। दोस्तों अब ये जो गंडक नदी है आखिर जब नेपाल से आई तो नेपाल में गंडक नदी जो है, कोई भी नदी को आप देखे होंगे कि उसके कई नाम होते हैं। जैसे गंगा के पहले भागीरथी नाम था, धीरे धीरे नदी की नाम होती है। तो उसी प्रकार जो गंडक नदी है इसका अन्य नाम है सबसे पहले नारायणी, शालिग्राम,
और सदा नीरा। क्या? तो सदा नीरा। अब दोस्तों सदा नीरा गंडक नदी को क्यों कहा गया? तो सदा का मतलब होता है सदा, मतलब वो हर समय, और नीरा का मतलब नीर मतलब जल। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि जो ग्लेशियर से जो भी नदियाँ निकलती है उसमें सालों भर जल होती है दोस्तों, सालों भर जल होते हैं। इसी कारण सदा मतलब इसको अगर हम तोड़ें तो सदा मतलब सभी, हर समय, और नीरा मतलब जल। तो हम इसको कह सकते हैं कि सदा जल रहता है, इस कारण गंडक नदी को सदा नीरा नदी की नाम दिया गया, नारायणी और शालिग्राम। तो दोस्तों आप इसको इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं, हमेशा आप रिलेट करके याद करें। तो सदा, सदा नारायण के, सदा नारायण और शालिग्राम जी के पूजा करो, इसको इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि सदा, सदा किसका पूजा करें? तो शालिग्राम और नारायण, नारायणी का। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर हम जिला की बात करें तो जिला कैसे याद करें? तो दो बहनें हैं, प्रसंग आते हैं कि दो बहनें हैं जिनका नाम है चंपा। अब इस एक को आप याद कर सकते हैं, पूर्वी पश्चिमी चंपा, पूर्वी चंपा। वो क्या करती है, उनको एक बाबा मिलते हैं जो कहते हैं कि गोपाल और शिव के शरण में जाओ। तो इससे आप याद कर सकते हैं, पश्चिमी चंपारण में प्रवेश की और पूर्वी चंपारण, और उसके बाद गोपाल और शिव के शरण में जाओ। तो गोपालगंज, सिवान और सारण। तो इसी प्रकार गंडक नदी अभी हाजीपुर में, वैशाली में मिल जाती है। तो गंडक नदी जो है और इसके बारे में बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के साथ 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और गंडक नदी के बारे में एक और बात करें, आखिर गंडक नदी बिहार में प्रवेश की, ये हम जान लिए कि यह कुछ जिलों में प्रवेश की और जिलों में इसका प्रवाह हुआ। लेकिन अगर हम बात करें तो आखिर कोई तो दूरी होगा ना, आखिर कितना प्रवाहित हुआ बिहार में, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कुल लंबाई जो गंडक नदी की है, कुल लंबाई इसकी है 630 किलोमीटर, और जबकि यह बिहार का कुल एरिया का यह कितना प्रवाहित होता है? तो 260 किलोमीटर यह बिहार में प्रवेश करता है। तो गंडक नदी के बारे में इतना ही। अब हम देखते हैं इसके आगे बूढ़ी गंडक के बारे में। तो किसके बारे में हम देखेंगे? बूढ़ी गंडक के बारे में। तो हम बूढ़ी गंडक की बात करें दोस्तों, तो यह बूढ़ी गंडक है। आखिर इसका नाम भी रिलेटेड है किससे? तो गंडक नदी से। तो आप इसको इस तरह से रिलेट करें कि यह भी नदी है जो कहीं ना कहीं इसी ओर प्रवाहित होने वाला नदी है। तो अब हम किस नदी के बारे में बात करने वाले हैं? तो बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक दोस्तों यह पश्चिमी चंपारण, यह कहीं नहीं। आप यह मत फ्लो में सोचिए कि सब नदी नेपाल से निकल रही है तो बूढ़ी गंडक भी नेपाल से निकलेगी, बिल्कुल नहीं दोस्तों। यह यहीं पर एक श्रेणी नाम है जिसका पर्वत का नाम है सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी यह कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सीधे सोमेश्वर श्रेणी से निकलकर यह प्रवाहित होते हुए खगड़िया में, कहाँ? तो खगड़िया में गंगा नदी से मिल जाती है। कौन नदी? तो बूढ़ी गंडक। तो अगर हम बूढ़ी गंडक के बारे में बात करें तो यह कहाँ मिलती है? तो खगड़िया में। अब इसका प्रवाह देखें तो सबसे पहले तो हम पश्चिमी चंपारण के बारे में बात करेंगे। पश्चिमी चंपारण से इसका उद्गम है तो वहाँ तो प्रवाहित होगा ही दोस्तों, तो पश्चिमी चंपारण। और दूसरा है यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर है पूर्वी चंपारण। और अगर आगे हम देखें तो यहाँ पर है मुजफ्फरपुर। कहाँ दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो समस्तीपुर।
उसके आगे बढ़े तो बेगूसराय। अब दोस्तों इतने जिलों से प्रवाहित होता है बूढ़ी गंडक नदी। अब बूढ़ी गंडक इतने जिलों से प्रवाहित होता है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो आखिर बूढ़ी गंडक जो है इसको हम कैसे याद करें। इतने सारे जिलों का नाम याद करने में कठिनाई तो होगी दोस्तों, या तो हमको हो या आपको हो, सभी को। तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि हमेशा आप रिलेट करके पढ़ें। तो जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सोमेश्वर श्रेणी से तो दो बहनें हैं, फिर से पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। अब यह जो दो बहनें हैं, कोई व्यक्ति है जो कह रहे हैं, कौन, ये दो बहनें हैं जो इसके बारे में, दो बहनें हैं जो कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि मुझे सब, क्या, तो मुझे सब और एक और बात की हम यहाँ पर वैशाली। तो वैशाली से बिल्कुल नहीं। तो मुझे, हम बात करें पूर्वी, दो बहनें हैं, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो बात है कि एक कोई व्यक्ति है और प्रसंग आता है, वो बोलते हैं कि मुझे सब क्या कर रहे हैं, तो खड़े खड़े बीगने के प्लान में। तो आप याद कीजिए, दो बहनें हो गई, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। उसके बाद मुझे तो मुजफ्फरपुर, मुझे सब तो समस्तीपुर, खड़े खड़े से खगड़िया और बीगना चाहते हैं इसे बेगूसराय। आप बिल्कुल आसानी वे में इससे आप याद कर सकते हैं इसको, किसको, तो बूढ़ी गंडक को। अगर हम बूढ़ी गंडक के बारे में बात करें तो इसकी कुछ सहायक नदी, हर नदी की कोई ना कोई ब्रांचेस होती है। नदी का नाम ही है कि शाखाओं का सम्मेलन। तो इसी के बारे में हम बात करें तो एक है कोहरा, दूसरा है मासान, तीसरा है पंडेई। तो मासाई, पंडेई, ये कुछ नदियां हैं जो बूढ़ी गंडक के सहायक है। तो अगर हम बात करें कि बूढ़ी गंडक के सहायक नदियों को हम कैसे याद करें, तो हम सबसे पहले बूढ़ी गंडक की कुछ नदियां हैं जो सहायक नदी है, तो ऐसे में याद कर सकते हैं। बाग में क्या हुआ था, तो कोहरा। तो बाग में कोहरा हुआ, तो माँ से बोले कि माँ पढ़ने जाएं, तो बाग में, तो याद करिए बागमती, और कोहरा हुआ से कोहरा हुआ, यानी कि कोहरा सहायक नदी है। और माँ से तो मासान, और पढ़ने जाए तो माँ बोली कि मत जाओ, ठंड लग जाएगी, तो सुकून मिला, तो पंडेई। तो बागमती, कोहरा, मासान, पंडेई, इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि यह जो खगड़िया में जो यह नदी मिल रही थी, कौन, तो बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक आखिर बागमती नदी बूढ़ी गंडक में मिली, और अन्य नदियाँ मिली जैसे कोहरा, मसान, पंडेई। अब बूढ़ी गंडक के बारे में कुछ बातें थी जिसके बारे में हम आपको बता दिए। अब इसके बाद हम बात करने वाले एक और महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है बागमती नदी। क्या, बागमती नदी, जो कि अभी इसका सहायक भी बनी। तो बागमती नदी के बारे में भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं। तो आप याद कर लिए होंगे, मुझे विश्वास है कि बाग में कोहरा पड़ रहा था सहायक नदियों के बारे में, जो भी बागमती पढ़ाने वाले, बाग में कोहरा पड़ रहा था, जिसके कारण माँ से पूछे तो मासान, पढ़ने जाए से पंडेई, तो माँ बोली कि नहीं पढ़ने मत जाओ। तो अब किसी भी बालक को आप बोलिएगा कि पढ़ने नहीं जाओ, तो उसके मन में लड्डू फूटेगा ही। तो इसी प्रकार फूटा ही होगा जिसको पढ़ने न जाने के लिए बोला गया। तो अगर उसी प्रकार हम उसी क्रम में बात करें तो एक नदी है जिसका नाम है बागमती नदी। क्या है, तो बागमती नदी। तो अगर हम अभी बात करने वाले हैं हम किसके, तो बागमती नदी के बारे में। तो आखिर बागमती नदी, तो ये बागमती नदी है दोस्तों, यह भी नेपाल के महाभारत, दोस्तों बागमती नदी की अगर हम बात करें तो यह नेपाल के महाभारत श्रेणी से इसका उद्गम होता है।
कहाँ से? तो नेपाल के महाभारत श्रेणी से। अब महाभारत श्रेणी से जैसे ही नेपाल में, अब जानते हैं कि नेपाल हमारे उत्तरी सीमा हमारे बिहार से ऊपर की ओर साझा करता है, तो नेपाल से जैसे ही निकली यह नदी बिहार के सीतामढ़ी में प्रवेश की। कहाँ दोस्तों? तो सीतामढ़ी में यह नदी प्रवेश की, और सीतामढ़ी में प्रवेश करते ही धीरे धीरे बहते बहते यह कहाँ आई? तो सीतामढ़ी के बाद यह आई नीचे दरभंगा में। कहाँ? तो दरभंगा। अब दरभंगा के बाद आई यह मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के बाद यह आया बेगूसराय। तो दोस्तों जो महाभारत श्रेणी से यह नदी कौन? तो बागमती नदी जो निकलती है वो बेगूसराय में आके गंगा नदी से मिल जाती है। अब इसके दौरान यह 589 किलोमीटर कुल प्रवाहित होता है। दोस्तों आप बिल्कुल मत सोचिए कि 589 किलोमीटर बिहार में प्रवाहित होती है। नेपाल और बिहार सम्मिलित 589 किलोमीटर प्रवाहित होता है। अगर उसके बाद हम बात करें कि इतना प्रवाहित होता है, उसके बाद बिहार में कितना प्रवाहित होता है, तो बिहार में यह मात्र यह जो डिस्टेंस है इसको आप देख सकते हैं इस प्रकार, यह 394 किलोमीटर प्रवाहित होता है। कहाँ? तो अपने बिहार में 394 किलोमीटर प्रवाहित होता है। तो इसी प्रकार हम बात करें, इसको अब याद करते हैं, महाभारत श्रेणी से निकलती है। तो देखिए इस प्रसंग आता है कि एक सीता कोई लड़की है, वो महाभारत देखी है तो उनको तो इससे रिलेट कीजिए, महाभारत श्रेणी से निकली और सीतामढ़ी में प्रवेश की, और महाभारत देखी तो डर लग रहा है, इससे याद कीजिए दरभंगा। अब डर लग रहा है क्यों? मुझे, और एक था यहाँ समस्तीपुर। डर लग रहा था कि मुझे मस्ती करते हुए देख लिया गया, ऐसा सोच रहे हैं। तो उनको डर लग रहा था कि कहीं खड़े खड़े उनको बिक दिया ना जाए, तो उससे आप रिलेट कीजिए बेगूसराय। तो याद कीजिए महाभारत देखी कौन? तो महाभारत श्रेणी से निकला कौन? तो बागमती नदी, और सीतामढ़ी में प्रवेश किया कौन? बागमती नदी। और उसी प्रकार दरभंगा, डर लगा किनको? सीता को। तो यह सीता नॉर्मल लड़की इनको मान के चलिए, और उनको डर लगा कि मुझे मस्ती करते हुए देख लिया गया, तो मुझे तो मुजफ्फरपुर, मस्ती करते हुए तो समस्तीपुर, और बिक दिया न जाए इससे बेगूसराय। आप बिल्कुल रिलेट करके याद कर सकते हैं। यह 589 किलोमीटर कौन? बागमती नदी पूर्णतः प्रवाहित होती है। जबकि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 394 किलोमीटर प्रवाहित होती है। अगर इसके बारे में हम और बात करें, किसके बारे में? तो बागमती नदी, तो यह कहाँ से? नेपाल से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। अभी इसके बारे में और बात हम करें तो इसकी जो शाखाएं हैं, किसकी तो बागमती नदी की जो शाखाएं हैं आखिर कौन कौन है? तो इसकी कुछ शाखाएं हैं जो कमला नदी के बारे में हम आगे देखेंगे, और कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, सब जाके इन्हीं में मिल जाता है। और इस प्रकार बागमती नदी का कहानी समाप्त होता है। तो दोस्तों अब अगले क्लास में हम बात करते हैं बिहार की अन्य नदियों के बारे में, कि बिहार में और कौन कौन सी नदियाँ जो कि उत्तरी ओर प्रवाहित होती है। उसके बाद हम दक्षिण बिहार की नदियाँ देखेंगे।